हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे आप सभी। तो आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। पूरी जोश और पूरी एनर्जी के साथ आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। माइटोसिस आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके सेल डिवीजन की एक फेज है। अब सेल डिवीजन की इससे पहले वाली जो फेज होती है वो हम प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। अब आती है आपकी नेक्स्ट फेज, जो कि है माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है? सेल डिवाइड होगी। तो एक सेल जो है, जिसके पास में जो क्रोमोसोम है, उसके पास जैसे मान लो सेल है, उसके पास 46 क्रोमोसोम है, तो वो सेम उसकी कॉपी बना देगी। 46 क्रोमोसोम जो है, वो 46 क्रोमोसोम वाली सेल उसकी कॉपी बनाएगी, न्यू डॉटर सेल बनाएगी, और उसी फेज को हम माइटोसिस कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में जानते हैं, माइटोसिस क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या फेजेस होती है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम माइटोसिस से। देखो, सबसे पहले हम थोड़ा सा बैक चलते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि जो सेल डिवाइड होती है, सेल का डिवीजन होता है, तो उसमें आपकी दो फेजेस होती है। दो फेजेस कौन कौन सी होती है कि जब सेल डिवाइड होती है तो वो दो फेजेस में कंप्लीट होती है। आपकी सेल साइकिल दो फेज में कंप्लीट होती है। सेल साइकिल मतलब क्या है कि आपकी जो सेल डिवाइड हो रही है और उस टाइम पर जो इवेंट्स होते हैं, जो फेजेस होते हैं, यही आपकी सेल साइकिल कहलाती है। जैसे कि शादी होती है तो हम तैयारियां बहुत पहले से चालू कर देते हैं। देखिए, कर देते हैं ना, तो हल्दी मेहंदी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर भी आपके बहुत सारे इवेंट्स होंगे, बहुत सारी फेजेस होगी, तब जाकर सेल आपकी डिवाइड होगी। तो यहाँ पर आपकी मेन दो फेज आती है। कौन कौन सी आती है, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं दो फेज में। ये दो फेज में हमने डिवाइड कर लिया। तो एक है आपकी इंटरफेज। क्या है आपकी? इंटरफेज। और एक है आपकी एम फेज। एम फेस। ठीक है। अब इंटरफेस को भी फर्दर तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। इसकी भी तीन फेजेस होगी। कौन कौन सी होगी? तो एक होगी G1, और एक होगी S, और एक होगी G2। ये है G1, एक है S फेज, एक है G2 फेज। और जो M फेज होती है, वो उसकी भी दो फेजेस होती है। एक होती है आपकी कैरियोकाइनेसिस, एक है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, और एक है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। अब देखो, इंटरफेस हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, यानी कि जो प्रिपरेशन है सेल डिवीजन की, वो हमने कंप्लीट कर ली है। सेल की ग्रोथ करवा दी, डीएनए को रेप्लिकेट करवा दिया, सेल ऑर्गेनल्स को ग्रोथ करवा दी, ये सारा कंप्लीट है। सेंट्रियोल को डिवाइड कर दिया। अब बारी आती है सेल के डिवाइड होने की। तो यहाँ पर आपके सेल डिवाइड होगी। जैसे कि सेल आई, जीवन में उसने एंट्री करी, तो यहाँ पर सेल आगे चली और सेल आखिरी में जाकर आपकी डिवाइड हो जाती है इनटू टू डॉटर सेल। तो ये आपकी यहाँ पर क्या बन गई है? टू डॉटर सेल बनकर कंप्लीट है। तो ये हमारी फेस पूरी कंप्लीट है। अब हमें ये वाली फेस कंप्लीट करनी है, जिसमें हम पहले न्यूक्लियस का डिवीजन करवाएंगे, फिर हम साइटोप्लाज्म का डिवीजन करवाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। देखिए, इसको हटाते हैं सबसे पहले। तो हम जानते हैं कि हमारी सेल जो है वो डिवाइड होती है इनटू टू डॉटर सेल में। तो आपके इसके अंदर होता है क्या है? माइटोसिस में यही तो होता है कि आपकी सेल जो है वो डिवाइड होती है इनटू टू डॉटर सेल। तो पेरेंट सेल डिवाइड हो रही है, लेकिन देखो यहाँ पर जो डॉटर सेल बन रही है, वो टू आइडेंटिकल डॉटर सेल दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल। सेम आपके किसके जैसी बन रही है? पेरेंट सेल के जैसी बन रही है। अब देखो, हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। मतलब हमारी बॉडी में क्या, हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं, उनके न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, एक्सेप्ट जर्म सेल। जर्म सेल को छोड़कर बात कर रही हूँ। ठीक है, तो सभी में कितने? 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो यहाँ पर हमारी एक सेल ले लेते हैं जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम है। तो जब ये सेल डिवाइड होगी, जब ये सेल डिवाइड होगी तो क्या करेगी? अगर डिवाइड होगी मतलब कि माइटोसिस करेगी।
ठीक है, इसी को हम डिवीजन फेज भी कहते हैं या डिवाइडिंग फेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारी सेल क्या होती है, डिवाइड होती है। तो जब 46 क्रोमोसोम वाली सेल डिवाइड होगी और क्या बनाएगी, न्यू डॉटर सेल बनाएगी, और उसके अंदर भी आपके 46 क्रोमोसोम होंगे। यानी कि आपका क्रोमोसोम का नंबर क्या है, सेम है। डीएनए कंटेन क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेल ऑर्गेनल्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। उसी को हम कह रहे हैं आइडेंटिकल डॉटर सेल। आइडेंटिकल डॉटर सेल मतलब कि आपके किसके जैसी, सेम आपके पेरेंट सेल की जैसी यहाँ पर कॉपी बन गई है, और यही आपका क्या कहलाएगा, आपका माइटोसिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, माइटोसिस कहलाएगा। क्लियर है। अब देखो ये माइटोसिस जो है, टर्म किसी ने तो दिया होगा, किसी ने तो इसको ऑब्जर्व किया होगा, किसी ने बताया होगा कि भाई माइटोसिस होता है, सेल डिवाइड होती है, इसमें ये फेजेस होती है। ये बताया था हमारे फ्लेमिंग जी ने 1882 में। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि सबसे पहले सेल डिवीजन को किसने ऑब्जर्व किया था, मतलब कि माइटोसिस को किसने ऑब्जर्व किया था, ये टर्म किसने दिया था, तो फ्लेमिंग ने इन 1882 में ये टर्म दिया था। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है कि क्या इस फेस को हम इक्वेशनल डिवीजन कह सकते हैं, क्या हम माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। इक्वेशनल का मतलब होता है इक्वल। इक्वल मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो पेरेंट सेल है उसके पास में जो है सेम वैसा ही वो बना रही है, सेम इक्वल चीजें बांट दी उसने, उसके पास में जितनी भी चीजें थी उसने इक्वल इक्वल जो है वो दोनों बच्चों में बांट दी। तो यहाँ पर उसने बंटवारा किया तो इक्वल किया, माइटोसिस ने जो बंटवारा किया अपने बच्चों में वो इक्वल किया, इसीलिए इसको हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर आपके जो क्रोमोसोम नंबर है, क्या है, आपके क्रोमोसोम नंबर है, और आपका जो डीएनए कंटेन है वो क्या रहेगा, डीएनए कंटेंट क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। देखो अब इस डिवीजन को या इस माइटोसिस की प्रोसेस को हम सोमेटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं। सोमेटिक सेल डिवीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि माइटोसिस किसके अंदर अकर होता है, नेक्स्ट पॉइंट यही आएगा आपका कि माइटोसिस अकर होता है आपकी होल बॉडी सेल में। आपकी बॉडी में जितनी भी सेल है सभी के अंदर माइटोसिस होता है, लेकिन एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट है आपकी जर्म सेल। तो जर्म सेल के अंदर माइटोसिस नहीं होता है, जर्म सेल के अंदर मियोसिस होता है। तो जर्म सोल सेल को छोड़कर आपकी बॉडी की जितनी भी सेल हैं सभी में माइटोसिस होता है। इसीलिए, और ये जो आपकी माइटोसिस होता है इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम सोमेटिक सेल कहते हैं। और सोमेटिक सेल के अंदर माइटोसिस हो रहा है, सभी सोमेटिक सेल के अंदर माइटोसिस हो रहा है, इसीलिए इसको हम सोमेटिक सेल डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, सोमेटिक सेल डिवीजन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए जैसे कि आपकी जर्म सेल मतलब कि गैमेट्स, तो आपका फीमेल के अंदर क्या रहेगा, एग या फिर ओवा, और मेल के अंदर क्या रहेगा, स्पर्म। ठीक है, तो जब ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा आपका, यानी कि इनके पास में क्रोमोसोम कितने हैं, इनके पास में 23 क्रोमोसोम है, इनके पास में 46 नहीं है। 23 और 23 मिलाकर क्या बनाएंगे, जब एक नए ऑप्सरिंग का मतलब एक नया ऑप्सरिंग बनेगा तो क्या होगा, उसके पास 46 क्रोमोसोम होंगे। 23 मदर से, 23 फादर से। तो यहाँ पर क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जिसके पास कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है। अब ये 46 क्रोमोसोम वाली सेल डिवाइड होगी। अब ये वाली सेल माइटोसिस करेगी, क्या करेगी, ये सेल माइटोसिस करेगी। इन्होंने माइटोसिस नहीं किया, ये सेल माइटोसिस करेगी, क्योंकि इनके पास में 23 क्रोमोसोम है और यहाँ पर इसके पास में 46 क्रोमोसोम है, मतलब कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। और ये सेल डिवाइड करेगी और इसके जैसी बहुत सारी सेल बनाएगी, मल्टीपल्स ऑफ सेल बनाएगी, और फिर क्या बनेगा, आपके मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा। मल्टी सेल्यूलर मतलब कि हम हमारे अंदर बहुत सारी सेल है, तो 10 सेल बनी, 50 बनी, 100 बनी, इस तरीके से मिलियंस ऑफ सेल बनेगी और एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण होगा। तो इन जर्म सेल्स के अंदर माइटोसिस नहीं होता है। ठीक है, तो सभी सोमेटिक सेल के अंदर माइटोसिस होता है, इसीलिए इसको सोमेटिक सेल डिवीजन भी कहा जाता है। क्लियर, कोई डाउट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं कि अब देखो माइटोसिस का कोई तो कोई सिग्निफिकेंस होगा, मतलब कि क्यों माइटोसिस करते हैं, क्या जरूरी है माइटोसिस की। तो माइटोसिस की जरूरत है क्योंकि देखिए हमारी कोई भी सेल डैमेज हुई,
मतलब मान लो आपको चोट लग गई है, ठीक है, यहाँ पर आपको चोट लग गई, कहीं पर भी टकरा गए, हल्का सा यहाँ से डैमेज हो गया है, तो हम देखते हैं कि थोड़े टाइम बाद वो फिर से रिपेयर हो जाता है और वो जगह वापस फिर से हमारी स्किन जैसे स्किन बन जाती है। तो वो कैसे बन रही है? हम पूरी बॉडी हमारी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है ना। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो कुल मिलाकर वो उसकी शुरुआत तो आपकी सेल से ही हुई थी, मतलब कि मकान बनाए तो शुरुआत तो उसकी ईंट से ही हुई थी ना। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों जरूरत है आपकी रिपेयर, यानी कि आपकी बॉडी में चोट लग गई है, डैमेज हो गया है, तो रिपेयरिंग के लिए ये जरूरी होता है फिर से जो नई स्किन आपकी आ रही है, जो नई सेल वहां पर बन रही है, तभी तो जाकर वो फिर से वहां पर रिपेयर हुआ है। जो डैमेज सेल थी, जो टिश्यू डैमेज हो गया था, तो वहां पर क्या हुआ? माइटोसिस हुआ और नई सेल बन गई है, ठीक है। उसके अलावा किसके लिए जरूरी होता है? ग्रोथ के लिए। ग्रोथ मतलब कि हम तो छोटे से थे, इतने बड़े कैसे हो गए? हम तो इतने से बड़े थे ना, इतने बड़े कैसे हो गए? तो इस सेल का डिवीजन हुआ ना, माइटोसिस हुआ, तभी तो जाकर हम इतने बड़े हुए। मतलब कि एक जाइगोट जो एक सेल है, उस सेल से आप देखिए ना कितना बड़ा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो वो कैसे बन रहा है? वहां पर माइटोसिस हो रहा है, जो 46 क्रोमोसोम वाली सेल है वो डिवाइड हो रही है, तब जाकर एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण हो रहा है। सो ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके अलावा रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट किसका? जो ओल्ड सेल है, जो डेड सेल है, ठीक है, जो ओल्ड सेल है और डेड सेल है। मान लो हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसे सेल होती है जिनका लाइफ स्पान कंप्लीट हो गया है, ठीक है, या जो डेड सेल है, बिल्कुल डेड हो गई है, खत्म हो गई है, उसकी हमारी बॉडी में कोई जरूरत नहीं है, तो उसकी जगह दूसरी सेल बनानी पड़ेगी, रिप्लेसमेंट तो देना पड़ेगा। तो रिप्लेसमेंट का काम भी करता है हमारा माइटोसिस, क्योंकि जो सेल है जो कि डैमेज हो गई है, खत्म हो गई है, उसकी जगह नई सेल बना रहा है। तो वो कैसे बनाएगा? वो माइटोसिस के द्वारा बनाएगा, ठीक है, माइटोसिस के द्वारा नई सेल बनेगी, उसी की जैसी कॉपी बनेगी, ठीक है। तो इसके लिए माइटोसिस जरूरी होता है। अब देखो, हम देखते हैं यहाँ पर कि माइटोसिस को हमने दो भागों में डिवाइड किया, एक कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस, जो कि हमारे एम फेज में अभी हमने देखा था। अब देखो, कैरियो का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। और काइनेसिस का मतलब क्या होता है? डिवीजन। तो पहले तो सेल डिवाइड होगी, मतलब कि पहले तो उसका न्यूक्लियस डिवीजन होगा, फिर देन उसका साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा, और उस स्टेज को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। और जो कैरियोकाइनेसिस है उसको हमने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया था: प्रोफेज, मेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, एंड टीलोफेज। तो इन स्टेजेस में आपकी सेल जो है, आपका न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होगा। क्या होगा? आपके न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट स्टेज कौन सी आएगी? प्रोफेज आएगी, ठीक है। तो एक बार और मैं आपको यहाँ पर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के बारे में बता देती हूँ। इट इज द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। कितनी प्रोसेस होती है? 4 स्टेजेस होती है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। और ये देखो, आपका न्यूक्लियस, आपकी सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, यहाँ पर कैसे न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, और कैसे आपके क्रोमेटिन फाइबर से क्रोमोसोम बना, क्रोमोसोम से फिर से आपका दोबारा क्रोमेटिन बन रहा है, ये सारा इसी के अंदर होता है। और देखो, एक बात को ध्यान रखना कि ये जो प्रोसेस होती है ना, ये कंटिन्यूअस होती है। ये फेजेस तो केवल इसलिए है ताकि हमें समझ में आ जाए, ठीक है, हमें हमको समझने में आसानी रहे, इसलिए ये फेजेस है। बाकी तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस होती है। एक प्रोसेस खत्म हुई, दूसरी स्टार्ट, दूसरी खत्म हुई, खत्म क्या हुई, दूसरी खत्म ही नहीं होती, उससे पहले स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो जैसे ये वाली फेज है आपकी, ये कौन सी है? ये इंटरफेज है। इंटरफेज की लास्ट स्टेज कौन सी है? G2। और G2 के बाद में ही आपकी क्या स्टार्ट होती है? प्रोफेज स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर क्या हो गया? G2 में क्या हुआ था? G2 में आपका मतलब कि जो एस फेज थी उसके अंदर आपका रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया था, और उसके बाद G2 फेज में आई थी। तो रेप्लिकेशन यहाँ पर कंप्लीट है, डीएनए की कॉपी बन गई है, कंटेन यहाँ पर डबल हो गया है, आपके जो सेंट्रियोल है वो भी डिवाइड हो चुके हैं। आपके ये देखो, यहाँ पर
आपको 2 सेंट्रोमियर दिखाई दे रहे होंगे, इस तरीके के 2 सेंट्रोमियर दिखाई दे रहे हैं और इनके अंदर जैसे हथौड़े के जैसा, ये इस तरीके से, ये हथौड़े के जैसा आपका इसके अंदर सेंट्रियोल लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेंट्रियोल है और ये सेंट्रोमियर है। इनका डिवीजन भी आपके किस में हुआ है? एस फेज में हुआ है। क्या किस में हुआ है? एस फेज में हुआ है। तो यहाँ पर डिवीजन कंप्लीट है। अब आती है आपकी प्रोफेज की बारी। तो एक के बाद एक प्रोसेस चलती रहेगी, कंटिन्यूअस प्रोसेस चलेगी। तो प्रोफेज जो आती है, प्रोफेज जिसको हम अर्ली माइटोटिक फेज कहते हैं, मतलब कि आपकी अर्ली माइटोटिक फेज नहीं कहेंगे, यहाँ पर ये आपकी फर्स्ट स्टेज होती है आपके माइटोटिक की, फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस। ठीक है, तो प्रोफेज से स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके माइटोसिस की सबसे पहली स्टेज होती है। क्लियर है? अब देखो, इसको भी दो फेज में डिवाइड किया गया है, एक अर्ली फेज और एक लेट फेज। और जैसे ही आपकी लेट फेज जो है वो खत्म होने वाली होगी और आपकी जो नेक्स्ट फेज है जो कि मेटा फेज स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सभी में होगा। आपकी प्रो फेज के बाद में मेटा फेज में भी इस तरीके से दो फेज रहेगी। लास्ट वाली फेज खत्म होने वाली होगी और आपकी नेक्स्ट फेज आ जाएगी, इना फेज आ जाएगी। इना फेज की आखिरी स्टेज आएगी और आपकी टीलो फेज स्टार्ट हो जाएगी। तो प्रो फेज में क्या होगा? अर्ली प्रो फेज के अंदर क्या होगा, हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बनाते हैं हमारी सेल, और सेल के अंदर हम बना लेते हैं न्यूक्लियस। क्या बनाते हैं? सेल के अंदर हम बना लेते हैं न्यूक्लियस। तो अभी तक हमने देखा था G2 फेज में, G2 फेज में हमारी सेल की ग्रोथ होकर कंप्लीट थी, आपका डीएनए का डुप्लीकेशन हो गया था, आपके जो सेंट्रियोल है वो भी वहां पर डिवाइड हो गए थे, एस फेज से डिवाइड होकर आए थे। बाकी के जो सेल ऑर्गेनल्स थे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, इन सभी को किसने बना दिया था? इनका डुप्लीकेशन किसने कर दिया था? आपके G2 फेज ने कर दिया था। तो यहाँ पर आपकी सेल पूरी कंप्लीट है डिवाइड होने के लिए। तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है अभी इसमें आपको देखने को मिलेगी, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आपको देखने को मिल रही है। इसके अंदर जो क्रोमेटिन है, ठीक है, अभी आपको वो क्रोमेटिन दिखेगा क्योंकि कंटेन यहाँ पर डबल हो गया है। क्रोमेटिन ऐसा क्यों दिख रहा है? कंटेन डबल हो गया है। जैसे कि ये कंटेन था, तो ये पहले ऐसा था, फिर ये इस तरीके से हो गया, तो कंटेन आपका डबल हो गया है। ठीक है, इस तरीके से ये ऐसा हो गया था एस फेज में। लेकिन हमें यहाँ पर क्लियर विजिबल नहीं हो रहा है क्योंकि क्रोमोसोम के जो एंड्स है वो हमें क्लियर विजिबल नहीं है, क्योंकि एक क्रोमोसोम के एंड से दूसरा क्रोमोसोम लगा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ से दूसरा लगा हुआ है, फिर यहाँ से दूसरा लगा हुआ है, यहाँ से दूसरा लगा हुआ है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि एक ऊन का गोला हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके क्रोमोसोम के एंड्स क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि इस फेज में, यानी कि जो अर्ली प्रोफेज होती है, इस फेज में आपको जो क्रोमेटिन है वो क्लियर विजिबल नहीं हो रहा है। सॉरी, क्रोमोसोम जो है वो क्लियर विजिबल नहीं हो रहा है, क्रोमोसोम के एंड्स जो है वो क्लियर विजिबल नहीं हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आपका जो क्रोमेटिन है, जो क्रोमेटिन है वो क्रोमोसोम में उसका कंडेंसेशन होता है। क्रोमेटिन कंडेंस होता है आपके क्रोमोसोम में। तो ये स्टार्ट हुआ है, अभी क्या हुआ है? स्टार्ट हुआ है। कोई सी भी फेस अभी यहाँ पर, जैसे कोई सी भी चीज हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट होगी तभी तो वो कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर स्टार्ट हुई है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन जो है वो स्टार्ट हुआ है इन अर्ली प्रोफेज। तो यहाँ पर अभी आपको क्रोमोसोम के एंड्स जो है वो क्लियर विजिबल नहीं हो रहे हैं। इस फेज में आपको और क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेंगे सेंट्रियोल, जो कि आपके एस फेज से डिवाइड होकर आए थे। तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं, ये है आपके सेंट्रियोल। इन सेंट्रियोल के आसपास आपको कुछ इस तरीके की रेज निकली हुई दिखाई दे रही है, ये आपकी रेज है। और यहाँ पर क्या दिख रहे हैं? और स्पिंडल फाइबर, ये क्या है? स्पिंडल फाइबर, इनका निर्माण होना स्टार्ट हुआ है। ये सारे स्टार्ट हो रहे हैं अभी निर्माण होना, इनका कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपको स्पिंडल फाइबर्स कंप्लीट मतलब कि स्टार्ट होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, इन ये जो आपको गोला दिखाई दे रहा है ना, ये जो मैंने गोला बनाया है, ये क्या है? आपके सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम है। और इन सेंट्रोसोम के अंदर जो हथौड़ा होता है ना, हथौड़े के जैसे आपको क्या दिखाई देंगे? सेंट्रियोल, सेंट्रियोल। और ये क्या है आपका? अभी आपको ऐसा दिख रहा है जैसे कि क्रोमेटिन है। ठीक है, और ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है।
ठीक है। अब यहाँ पर आपके क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होगा, क्रोमोसोम बनेगा इन लेट प्रोफेज। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए जैसे कि ये हमने सेल बनाई है, ये क्या बनाई है हमने, सेल। अब इसके अंदर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीट नहीं दिखेगी, इस तरीके से दिखेगी, ठीक है, टूटी फूटी दिखेगी, क्योंकि यहाँ से आपकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी। इसमें आपको ऐसा लगेगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो रही है, धीरे धीरे गायब हो रही है। और ये जो क्रोमेटिन है इसका कंडेंसेशन हो जाएगा क्रोमोसोम में। ये आपका क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन से आपका क्रोमोसोम बन जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर बन जाएगा, तो यहाँ पर हम क्रोमोसोम को बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्रोमोसोम बनकर कंप्लीट है। ये बीच में क्या है आपका सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। और इस फेज में आपको स्पिंडल फाइबर का निर्माण जो है वो दिखेगा कि स्पिंडल फाइबर का निर्माण हो गया है। मतलब कि यहाँ पर आपको साइड में क्या दिखेगा, साइड में दिखेगा आपको सेंट्रियोल। ठीक है, ये आपके सेंट्रियोल है। अब देखो मैं बार बार इन दोनों के नाम नहीं लूंगी, दोनों में से किसी एक का नाम लूंगी। अगर दोनों का नाम लूंगी तो आपको कंफ्यूजन होगा, तो या तो मैं सेंट्रियोल बोलूंगी या फिर सेंट्रोसोम बोलूंगी। तो सेंट्रो, ये जो आपके सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल क्या करेंगे, सेंट्रियोल खिंचाएंगे, एक इधर आना चालू करेगा, एक इधर आना चालू करेगा। तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि ये चाह रहे हैं कि हम साइड में आएंगे, ये साइड में आना चाह रहे हैं। ठीक है, इनकी रिस्पेक्टिव जगह पर आना चाह रहे हैं। ये क्या है आपके सेंट्रियोल। ठीक है, इन सेंट्रियोल के आसपास इस तरीके से रेस निकली हुई है, और ये है आपके स्पिंडल फाइबर, ये है आपके स्पिंडल फाइबर्स। ये जो रेस निकली हुई दिखाई दे रही है, इनको हम कहते हैं स्टर रेस। क्या कहते हैं, स्टर रेस। और ये क्या है आपके स्पिंडल फाइबर, क्या है, स्पिंडल, स्पिंडल फाइबर। इन स्पिंडल फाइबर का काम क्या होता है अभी आगे बताने वाली हूँ। और जब स्टर रेस, स्टर और स्पिंडल फाइबर को आपस में जोड़ देंगे तो ये क्या कहलाएगा, माइटोटिक एपरेटस, माइटोटिक एपरेटस, माइटोटिक एपरेटस। देखो नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे, अभी बस आप यहाँ पर समझ लीजिए कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्रोमेटिन का क्या हो गया है, कंडेंसेशन हो गया है, कंडेंसेशन हो गया है। और यहाँ पर क्या बन गया है, क्रोमोसोम बन गया है। और क्रोमोसोम के पास में क्या है आपका, ये क्या है, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम है। और क्रोमोसोम के साथ में क्या है आपकी, क्रोमेटिड है। ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड है। और सिस्टर क्रोमेटिड किससे जुड़ी हुई है, तो आपके सेंट्रोमियर से जुड़ी हुई है। किससे, सेंट्रोमियर से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर आपको एक स्टार लाइक दिखाई दे रहा है, चमकता हुआ सितारा जैसा दिखाई दे रहा है। ये है आपका सेंट्रियोल, जहां से स्टार रेज निकली हुई है। ये है आपके स्पिंडल फाइबर्स, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो माइटोटिक एपेरेटस। कंडेंसेशन कंप्लीट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही है तो जो आपके सेल ऑर्गेनल है वो भी डिसअपियर होने चालू हो जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से आपका क्या जुड़ा हुआ, ईआर, ईआर से गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम। तो ये खत्म होगी तो धीरे धीरे वो सभी भी खत्म होना, गायब होना चालू हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज हम मिस कर रहे थे कि जो आपका क्रोमेटिन है, हम क्या मिस कर रहे थे यहाँ पर, कि आपका जो क्रोमेटिन है इसका कंडेंसेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ये हमने पढ़ लिया है। हम कुछ तो मिस कर रहे थे यहाँ पर कि आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया है, स्पिंडल फाइबर्स कंप्लीट हो गए हैं, सेंट्रियोल हो गया है। चलो अब आगे याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। तो ये आपका प्रोफेज पूरी कंप्लीट हो गई है। हाँ, मैं ये बता रही थी कि जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो आपको इस फेज में कैसा दिखाई दे रहा है। इस फेज में आपको दिखाई दे रहा है एक ऊन के गोले के जैसा, ऊन का गोला दिखा है ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ऊन का गोला पड़ा हुआ है। इसको हम कहते हैं स्पाइरिम। क्या कहेंगे, स्पाइरिम। तो लाइक अ वूल, कैसा दिखाई दे रहा है, अपियर लाइक अ वूल, जिसको हम स्पाइरिम कहते हैं। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, ये क्या है कि इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मेरा याद करना इसको बहुत जरूरी था। इसको हम स्पाइरिम कहते हैं। तो आपको जो क्रोमेटिन है वो दिखाई दे रहा है लाइक अ वूल, एक खून के गोले जैसा, जिसे स्पाइरिम कहा जाता है। अब नेक्स्ट स्टेज आती है आपकी मेटाफेज, जो कि आपकी लेट प्रोफेज है। लेट प्रोफेज आपको दिखेगी अर्ली मेटाफेज में। तो हम अर्ली मेटाफेज नहीं पढ़ेंगे अब, क्योंकि अर्ली मेटाफेज मतलब कि आपकी लेट प्रोफेज, तो एक ही बात है। फिर आती है आपकी मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा देखिए, मेटाफेज में क्या होगा,
कि हमने अभी तक पढ़ा है कि आपकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो गायब होना चालू हो गई है, तो मेटाफेज में तो वो पूरी ही गायब हो जाएगी। तो आपके जो सेल ऑर्गेनल है, जो आपके सेल ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, ठीक है, डिसअपियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस सब गायब हो जाएंगे, सब गायब हो जाएंगे। और जब सब गायब हो जाएंगे तो आपका जो क्रोमोसोम है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर था, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो चली गई, तो वो कहाँ पर आ जाएगा, आपके साइटोप्लाज्म के अंदर। तो आपको जो आपका क्रोमोसोम है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, ये आपने हमारा क्रोमोसोम जो है वो बना दिया है इस तरीके से। ये क्रोमोसोम आपको दिखाई दे रहा है कि क्रोमोसोम कहाँ आ गया है, क्रोमोसोम मूव इनटू साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। अब देखो, यहाँ पर हम केवल एक क्रोमोसोम बना रहे हैं, ऐसे 46 क्रोमोसोम होते हैं एक सेल के अंदर। अब हम 46 क्रोमोसोम को तो यहाँ पर नहीं बना सकते, तो हम एक क्रोमोसोम के बेस पर ये समझ रहे हैं कि ये क्रोमोसोम का डिवीजन कैसे होता है, सेल का डिवीजन कैसे होता है, माइटोसिस कैसे होता है। तो यहाँ पर आप ये समझना साथ साथ में कि 46 क्रोमोसोम का डिवीजन हो रहा है। ठीक है, 46 क्रोमोसोम का डिवीजन हो रहा है, ये मत समझना कि केवल एक क्रोमोसोम का होता है। ये हम एक बना रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, बाकी यहाँ पर 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो मेटाफेज में क्या होता है कि जो 46 क्रोमोसोम होते हैं वो सारे लाइन में खड़े हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे कि एक और क्रोमोसोम अगर हम बनाएं तो ये इस तरीके से पूरे लाइन में खड़े हो जाते हैं। ये यहाँ पर एक क्रोमोसोम यहाँ है, एक क्रोमोसोम यहाँ है, ये पूरे लाइन में खड़े हो जाते हैं। और जब ये 46 क्रोमोसोम लाइन में खड़े हो जाते हैं तो एक प्लेट बनती है, और उस प्लेट को हम कहते हैं इक्विटोरियल प्लेट, इक्विटोरियल प्लेट। और ये प्लेट कितनी होती है, मतलब जो 46 क्रोमोसोम है वो पूरी एक लाइन में लगे हुए रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक लाइन या बनी है, एक लाइन नीचे एक लाइन ऊपर, नहीं, पूरी एक लाइन होती है। तो इक्विटोरियल प्लेट जो है आपकी एक ही होगी। ठीक है, अब देखिए, नेक्स्ट स्टेज आती है आपकी यहाँ पर, इसमें ये वाला क्रोमोसोम मैं यहाँ पर हटा रही हूँ, ये आपको केवल समझाने के लिए मैंने बनाया था। ठीक है, आपका जो सेंट्रियोल है वो कहाँ जाएगा, क्योंकि वो तो चाह रहा था कि मैं पोल की तरफ, ऑलरेडी वो खींचा रहा था पूरा कि मैं साइड में आ जाऊं। तो ये पूरा यहाँ पर आपका जो सेंट्रियोल है वो उसकी रिस्पेक्टिव जगह आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका सेंट्रियोल यहाँ पर आ चुका है। आपके जो स्पिंडल फाइबर है उनका निर्माण कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, फॉर्मेशन कंप्लीट, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है। क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया है, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन, कंडेंसेशन भी कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब देखिए ये आपका स्पिंडल फाइबर है। ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर इस तरीके से यहाँ पर लगे हुए हैं, ये यहाँ से निकली हुई स्टर रे से जो कि पोल्स की तरफ है। अब देखो, ये जो स्पिंडल फाइबर है वो आपके क्रोमोसोम पर जाकर भी अटैच होते हैं, ये एक इधर से अटैच है, एक इधर से अटैच है। ठीक है, ये इस तरीके से। ये अब अगला यहाँ पर क्रोमोसोम होगा तो अगले क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पर जाकर अटैच हो जाएगा। तो सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के आसपास मैंने आपको बताया था कि एक डिस्क होती है प्रोटीन की जिसे काइनेटोकोर कहा जाता है, और उसी काइनेटोकोर के ऊपर आकर आपका स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। यहाँ पर जैसे कि ये मैं डिस्क बना रही हूँ, ये प्रोटीन की डिस्क है, तो इसी डिस्क पर आकर यहाँ पर आपका स्पिंडल फाइबर जो है वो अटैच्ड होता है। तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है, एंड ये अटैच हो गया है आपके क्रोमोसोम का जो काइनेटोकोर है वहां पर जाकर। अब देखो, ये पूरा एक लाइन में लगा हुआ है, और ये जो स्पिंडल फाइबर आपको दिखाई दे रहे हैं इनका नंबर कितना होगा, स्पिंडल फाइबर का नंबर कितना होगा, स्पिंडल स्पिंडल फाइबर का नंबर कितना होगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, हमारे क्रोमोसोम का नंबर कितना है, क्रोमोसोम का नंबर कितना है 46, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक क्रोमोसोम है, और इस एक क्रोमोसोम पर कितने स्पिंडल फाइबर लगे हुए हैं, एक इधर से लगा हुआ है और एक इधर से लगा हुआ है। तो ये 46 है, तो यहाँ पर इसका डबल कर लीजिए, कितना होगा 92। तो स्पिंडल फाइबर की संख्या अगर पूछी जाए तो कितनी होगी 92। ये आपको मेटाफेज में दिखेगा क्योंकि स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए,
प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर आपको क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी की स्टडी करनी है तो कौन सी फेज बेस्ट होगी। तो मेटाफेज जो है वो बेस्ट स्टेज है फॉर बेस्ट स्टेज बेस्ट स्टेज फॉर स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। आपको क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी की स्टडी करनी है, उसके साइज की स्टडी करनी है, उसका स्ट्रक्चर देखना है, तो वो आपको किस में दिखेगा, आपको मेटाफेज में दिखेगा। अगर शेप देखना है तो फिर एनाफेज में जाना पड़ेगा। तो जिसे मैंने आपको बताया था मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, तो ये आपका मेटाफेज में आपको दिखेगा, जहां पर क्रोमोसोम एक पूरी लाइन में लगे हुए हैं, इक्विटोरियल प्लेट पर अरेंज्ड है, और उसी को हम मेटाफेज कहते हैं। और देखिए, अब आगे वाली स्टेज आपकी क्या होने वाली है, मतलब कि वो आपकी क्या होगी, अर्ली एनाफेज होगी। तो स्पिंडल फाइबर क्या करेंगे, खींचेंगे, पुल करेंगे, क्या स्पिंडल पुल करेंगे क्रोमोसोम को कि ये एक क्रोमेटिड इधर आ जाए, एक क्रोमेटिड इधर आ जाए। ये स्टेज आपको दिखने लगेगी। ये लेट लेट किस में दिखेगी आपको, लेट मेटाफेज में, और अर्ली एनाफेज में दिखेगी। अब देखो, अर्ली एनाफेज हम बनाते हैं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको दिखेगा, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। अब आपको क्रोमोसोम दिख रहा था कुछ इस तरीके से अरेंज है, ठीक है, ये सेंट्रोमियर है। और अब साइड में क्या है, ये आपका सेंट्रियोल लगा हुआ है, ठीक है। सेंट्रियोल अभी तक हम बना रहे थे, वैसे ही बनाते हैं। तो आपका साइड में क्या लगा हुआ है, ये सेंट्रियोल है, ठीक है। ये आपका स्पिंडल फाइबर है, और ये इधर से इस तरीके से अटैच है। अब इस फेज में क्या होता है, ये हमने कौन सी बना ली है, मेटाफेज बनाई है। तो मेटाफेज इसलिए बनाई है ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, देखिए कि आपका जो साइड में ये जो काइनेटोकोर लगा हुआ है, ठीक है, जो आपके काइनेटोकोर लगे हुए हैं, और इनके साइड में जो यहाँ पर फाइबर्स है, तो ये क्या करेंगे, ये आपके जो क्रोमेटिड्स है, इन क्रोमेटिड को सेपरेट कर देंगे, जो सेंट्रोमियर है इनको डिवाइड कर देंगे। तो इस फेज में क्या होगा, आपका सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाएगा, सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाएगा, सेंट्रोमियर डिवाइड एंड क्रोमेटिड सेपरेट, क्रोमेटिड सेपरेट सेपरेट हो जाएगा। तो क्या किया यहाँ पर स्पिंडल फाइबर ने, क्या किया, स्पिंडल फाइबर ने पुल किया, स्पिंडल फाइबर ने पुल किया मतलब कि खींचा। आपने वो रस्सा कशी वाला गेम खेला है कभी भी, कि आप रस्सी ले लेते थे, थोड़े लोग उधर खड़े हो जाते थे, थोड़े इधर खड़े हो जाते थे, और फिर रस्सी को खींचते थे। तो यहाँ पर भी सेम वैसा ही हो रहा है, लेकिन वहां पर बीच में कोई नहीं होता था, और यहाँ पर बीच में आपका क्रोमोसोम फंस गया है बेचारा। तो एक इधर रस्सी खींच रहा है, एक उधर खींच रहा है, और कौन खींच रहा है, आपका सेंट्रियोल खींच रहे हैं। तो सेंट्रियोल खींच रहे हैं, और जब ये खींचेंगे तो क्या होगा, ये टूट नहीं जाएगा। तो ये टूटेगा तो क्या होगा, यहाँ पर आपकी एक क्रोमेटिड जो है वो ऐसे आ जाएगी, और एक क्रोमेटिड जो है वो इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। ये दोनों सेपरेट हो जाएगी। यहाँ पर ये खींच रहा है इसको, यहाँ पर बना देते हैं, ये इसको खींच रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर इसको खींच रहा है इस तरीके से। इसको थोड़ा सा बीच में से हम हटा देते हैं, क्योंकि इसमें आपको पूरे फाइबर्स इस तरीके से नहीं दिखेंगे। तो ये यहाँ पर इसको इस तरीके से खींच रहा है। तो जब ये खींचेगा तो सेंट्रोमियर आपका डिवाइड हो गया, सेंट्रोमियर डिवाइड हो गया, आपके क्रोमेटिड सेपरेट हो गए हैं। ये किसे हुआ, आपकी स्पिंडल ने पुल किया क्रोमोसोम को, क्रोमोसोम को टू अपोजिट पोल, टू अपोजिट पोल। तो उसके कारण क्या हुआ, आपकी जो आपकी क्या थी, यहाँ पर क्रोमेटिड थी, क्रोमेटिड ने क्या किया, क्रोमेटिड मूव करने लगी आपकी अपोजिट पोल, अपोजिट पोल, ठीक है, ये मूव करने लगी। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको शेप देखना है क्रोमोसोम का, बेस्ट शेप देखना है, तो वो कौन सी फेज में दिखेगा, एना फेज में दिखेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे कि ये आपका क्रोमोसोम है, ठीक है, ये आपका क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम को खींचा जा रहा है। तो हमने देखा था कि क्रोमोसोम को में आपको कौन कौन से शेप दिखेंगे, क्रोमोसोम में आपको कौन कौन से शेप दिखेंगे, आपको वी शेप दिखेगा, आपको जे शेप दिखेगा, आपको आई शेप दिखेगा, और आपको एल शेप दिखेगा, दिखेगा वी, जे, आई और एल। जैसा आपको स्ट्रक्चर देखा आपने, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग
अगर आप शेप को देखेंगे तो आपको वी, जे, आई और एल शेप देखने को मिलेगा। जब यहाँ पर आपके स्पिंडल आपके क्रोमोसोम को खींचेंगे और उन दोनों को क्रोमेटिड्स को सेपरेट कर देंगे, उस वक्त आपको क्रोमोसोम का शेप देखने को मिलेगा इन एनाफेज। तो जब भी एग्जाम में पूछा जाए कि शेप की स्टडी जो है वो किसके अंदर होगी, क्रोमोसोम के शेप की स्टडी किसके अंदर होगी, तो एनाफेज के अंदर होगी। ठीक है, क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज यहाँ पर हमारी क्या आएगी, टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर अब ये सेपरेट हो गया है, और जब ये सेपरेट हो जाएगा, चलो इस फेज को हम उधर बनाते हैं ताकि आपको क्लियर विजिबल हो। यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार और इसको बनाकर कि ये आपकी कौन सी फेज है, आपकी एनाफेज। यहाँ पर काइनेटोकोर है, ये काइनेटोकोर है, ये आपका क्रोमोसोम बना हुआ है। ठीक है, ये आपका क्रोमोसोम बना हुआ है, इसको इसने इधर से खींच रखा है, इसको इसने इधर से खींच रखा है। अब इस फेज में क्या होगा, आपके न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। ये वाली आपकी कौन सी फेज है, आपकी एनाफेज। एनाफेज। अब यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ये न्यूक्लियस का डिवीजन आपको दिखेगा यहाँ पर। ये देखिए, ये आपके न्यूक्लियस का डिवीजन, मतलब कि इस स्टेज में आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको अपीयर होने लग जाएगी। अपीयर, रीअपीयर भी लिख सकते हैं, न्यूक्लियोलस रीअपीयर होने लग जाएगा, न्यूक्लियोलस रीअपीयर होने लग जाएगा। और जब ये सारे रीअपीयर हो रहे हैं तो क्या होगा, आपके जो सेल ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल है, वो भी आपको अपीयर होने लग जाएंगे। और इसमें क्या होगा, आपके न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ये दोनों सेपरेट हो गए हैं। आप अब इसके अंदर आपको क्या देखेगा कि आपका जो क्रोमोसोम है वो यहाँ पर, आपकी क्रोमेटिड जो है वो अलग अलग हो गए, वो उनकी जगह पर दोबारा वापस आ गए हैं। अब इसी से तो आपकी टू डॉटर सेल बनेगी। ये क्रोमोसोम जो है इनका डीकंडेंसेशन होगा। क्या होगा, क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन होगा। यहाँ पर देख लिए क्या होगा, क्रोमोसोम का पहले कंडेंसेशन हुआ था, क्रोमेटीन से क्रोमोसोम बना। अब क्रोमोसोम से क्या बनेगा, आपका क्रोमेटीन बनेगा। क्रोमोसोम से क्या बनेगा, आपका क्रोमेटीन बनेगा। मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, डीकंडेंसेशन, डीकंडेंसेशन हो रहा है। ठीक है, क्रोमोसोम से आपका क्रोमेटीन बन रहा है। ये आपका क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये आपका साइटोप्लाज्म है। ठीक, अब क्या होने वाला है, अब आपकी स्टेज आएगी आपकी साइटोकाइनेसिस की। मतलब कि यहाँ पर न्यूक्लियस का तो डिवीजन हो गया है, अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन करना बाकी है। तो आपको ये फेज अगर आप आगे देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। मतलब कि आपकी जो ये मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ अंदर धसी हुई दिखाई देगी, जिसे हम फरो कहते हैं। क्या कहते हैं, फरो कहते हैं। तो ये अंदर धसी हुई दिखाई देगी। और साइटोकाइनेसिस जो स्टेज आएगी, उस स्टेज में आप देखेंगे कि पूरी इस तरीके से अंदर आ जाएगी और धीरे 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 ये पूरी सेपरेट हो जाएगी, एक डॉटर सेल इधर और एक डॉटर सेल इधर। ठीक, उसके पास में उसके सारे सेल ऑर्गेनल होंगे, उसके पास में अपना उसका सेंट्रियोल होगा। ठीक, तो अब नेक्स्ट स्टेज जो आती है हमारी, नेक्स्ट स्टेज जो आती है हमारी, वो क्या होगी, आपकी साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, चलिए नेक्स्ट स्टेज की तरफ मूव करते हैं। तो स्पिंडल फाइबर जो है वो भी आपको इस स्टेज में क्या दिखेंगे, डिसअपियर दिखेंगे। स्पिंडल फाइबर आपको इस स्टेज में नहीं दिखेंगे, ना तो साइटोकाइनेसिस में दिखेंगे और ना ही आपकी टीलोफेज में दिखेंगे। तो इस स्टेज में आप देखेंगे, ये वाली आपकी स्टेज आप इसमें देखेंगे कि ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि पूरी अंदर धसी हुई है, और इसको हम फरो कहते हैं। ये क्या है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो कि टीलोफेज में बन गई थी। ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और इसके अंदर उसमें क्या था, क्रोमेटीन, क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन हो गया था। क्रोमोसोम का जब डीकंडेंसेशन होता है तो क्या बनेगा, यहाँ पर आपके क्रोमेटीन बन जाएगा। देखो ये आपका क्रोमेटीन का पूरा एक थ्रेड बन जाएगा, ये क्रोमेटीन का थ्रेड बन जाएगा, क्रोमेटीन थ्रेड।
ये आपका कहाँ कंप्लीट हो गया था? आपकी जो प्रीवियस वाली स्टेज थी, ये जो टीलोफेज थी, इस टीलोफेज में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका पूरा कंडेंसेशन हो गया है। ठीक है, ये पूरा कंडेंसेशन हो गया है इस तरीके से, ये आपका क्रोमेटीन बन गया है, डीकंडेंसेशन हो गया है। किसका डीकंडेंसेशन हुआ? क्रोमोसोम से। ये जो आपका क्रोमोसोम था, इस क्रोमोसोम से आपका ये पूरा क्रोमेटीन बन गया है। ठीक है, अब ये हमारी नेक्स्ट स्टेज हम पढ़ रहे थे, लास्ट स्टेज साइटोकाइनेसिस, जिसमें हम यहाँ तक पहुंच चुके थे। ये फरो है, ये आपका क्रोमेटिन का थ्रेड है, और इस ये क्या है? आपका डीएनए मटेरियल है। अब यहाँ पर डिवाइड होगा आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये आपका साइटोप्लाज्म है। तो धीरे धीरे ये क्या होगा? आपके यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कहा जाता है, जो कि कॉन्ट्रेक्शन का काम करते हैं। तो ये क्या करेंगे? इसको पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे और इसको सेपरेट कर देंगे। और जब ये सेपरेट होगी तो क्या होगा? जब ये सेपरेट होगी तो आपका न्यू डॉटर सेल बनकर तैयार हो जाएंगे। ये आपके डॉटर सेल बनकर तैयार है। ठीक है, ये हमारा पूरा कंप्लीट माइटोसिस यहाँ पर होता है। तो ये आपकी क्या है? टू डॉटर सेल, टू डॉटर सेल, जिसके अंदर ये अपना खुद का क्रोमेटीन है, अपना खुद का क्रोमेटीन है। अब अगर इनकी मर्जी हुई तो ये फिर से दोबारा कहाँ जाएगी? ये सेल दोबारा जाएगी आपकी सेल साइकिल में, दोबारा जा सकती है सेल साइकिल में। अगर इनको डिवाइड होना है तो ये डॉटर सेल दोबारा डिवाइड होने के लिए आपकी कौन सी फेज में जाएगी? आपकी G1 फेज में जाएगी, फिर S फेज में जाएगी, फिर G2 फेज में जाएगी, फिर M फेज में जाएगी। ये फर्दर डिवाइड होगी और यही हमारी सेल साइकिल कहलाती है। तो माइटोसिस इस तरीके से होता है, और यहाँ पर इसका खुद का अपना क्या होगा? सेंट्रियोल भी होगा, बाकी के सारे सेल ऑर्गेनल होंगे। तो ये हमने न्यूक्लियस बनाया था, ये न्यूक्लियस के अराउंड हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बना लेते हैं। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट जो है वो माइटोसिस कहलाता है। यहाँ पर क्या हुआ? साइटोकाइनेसिस हुआ। क्लियर है? आई होप कोई डाउट आपको इस क्लास में नहीं बचा होगा। यहाँ पर हमारी जो पेरेंट सेल है वो डॉटर सेल में डिवाइड होती है, और ये जो डॉटर सेल है वो टू आइडेंटिकल सेल है। अब लास्ट हमारा बचता है मियोसिस, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।